अक्सर तलाक के केसेस में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हस्बैंड को उस बच्चे के लिए भी गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस देना पड़ सकता है जिसका वो जैविक पिता यानी कि बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। 21 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही केस पर अपना फैसला सुनाया है जो पुरुषों के अधिकारों और न्याय की दिशा में बहुत अहम माना जा रहा है। आज के वीडियो में हम इसी फैसले को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मामला संक्षेप में कुछ यह है कि केस में अपीलकर्ता जो है रिस्पोंडेंट के घर में घरेलू सहायिका के रूप में मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर काम करती थी। इसी दौरान रिस्पोंडेंट ने अपीलकर्ता को शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। बाद में दोनों पक्षों ने आखिरकार शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद अपीलकर्ता को एक बच्चा हुआ। धीरे धीरे बहुत कम समय में शादीशुदा रिश्ते में खराबी होने लगी। उनका जीवन जो है शादीशुदा जो कर्कश हो गया, जिसके चलते अपीलकर्ता ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 12 के तहत एक शिकायत दर्ज कराया। इस शिकायत में अपीलकर्ता ने प्रति माह 25,000 रुपये के अंतरिम भत्ते की मांग की, इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की। साथ ही रिस्पोंडेंट और उसके परिवार वालों से अपनी और अपने नाबालिग बच्चे की सुरक्षा के लिए सुरक्षा आदेश की भी मांग की और अपने स्त्री धन मतलब कि शादी में मिले सामान की कस्टडी वापस दिलाने के लिए भी आदेश की मांग की। इस अर्जी के जवाब में रिस्पोंडेंट ने डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की, जिससे यह साबित हो जाए कि बच्चे का पिता कौन है। इसके साथ ही उसने घरेलू हिंसा के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने रिस्पोंडेंट की बात मान ली और डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दे दिया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में यह दर्ज था कि रिस्पोंडेंट अपीलकर्ता के बच्चे का जैविक पिता नहीं है, बायोलॉजिकल फादर वो बच्चे का नहीं है। इस आधार पर और साथ ही इस तथ्य के आधार पर कि अपीलकर्ता ने कथित तौर पर अपनी आमदनी का जरिया छुपाया था, ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम भत्ते की उसकी अर्जी को भी खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ की गई अपील को हाईकोर्ट द्वारा भी रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोगमिकापम कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 है कि धारा 112 के तहत वैधता का अनुमान मतलब कि प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी के दायरे की जांच की। यह धारा एक वैध शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे को तब तक वैध मानती है जब तक कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न होने का कोई सबूत न मिल जाए। कोर्ट ने कई ऐसे फैसलों का जिक्र किया जिसमें धारा 112 और बच्चे के पिता होने की पुष्टि के लिए इस्तेमाल होने वाली आधुनिक टेस्टों के बीच के आपसी संबंध पर चर्चा की गई है। अर्पणा अजिक्य फिरोदिया बनाम अजिक्य अरोड़ फिरोदिया मामले में 2023 के फैसले में कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए बिना सोचे समझे आदेश देने के खिलाफ सावधानी बरतने की बात कही थी। उस फैसले में यह भी कहा गया था कि सिर्फ डीएनए टेस्ट के आधार पर धारा 112 के तहत मिलने वाले पक्के अनुमान को तब तक गलत नहीं साबित किया जा सकता जब तक कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न होने का सबूत न मिल जाए। इवान रथिनाम बनाम मिलन जोसेफ मामले में 2025 के फैसले में इस कड़े रुख में थोड़ी ढील दी गई। इसमें दोनों पक्षों के हित में संतुलन बनाने की बात कही गई। एक तरफ तो बच्चे के अवैध होने का ठप्पा लगने से होने वाला नुकसान और दूसरी तरफ बच्चे के बायोलॉजिकल पिता के बारे में जानने का अधिकार। मौजूदा बेंच ने इस बात से सहमति जताई कि डीएनए टेस्ट के लिए आदेश सिर्फ बहुत सोच समझकर दिए ही जाने चाहिए। डीएनए टेस्ट का आदेश जो होता है बहुत सोच समझकर दिया जाना चाहिए। इन सभी फैसलों में एक बात जो आम रही है वह यह है कि डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश देने या ऐसे आदेशों की मंजूरी देने में एक सही हिचकिचाहट दिखाई गई है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। बेंच ने यह बात कही। बेंच ने यह भी कहा कि जब डीएनए टेस्ट पहले ही हो चुका हो और उसकी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद हो तो स्थिति बदल जाती है। इसलिए बेंच ने राय दी कि यह मामला पहले के फैसलों से अलग है। इस मामले में डीएनए टेस्ट हो चुका है, अपील करने वाले ने इसके लिए सहमति दी थी और
उसने इसके नतीजों पर एक बार भी अपना सवाल नहीं उठाया, कोई भी सवाल नहीं उठाया। दूसरे शब्दों में यह मामला अब पूरी तरह से तय हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला नंदलाल वासुदेव बड़वाई बनाम लता नंदलाल बड़वाई के फैसले जैसी ही स्थिति से मिलता जुलता है, जिसमें यह माना गया था कि वैज्ञानिक सबूतों के धारा 112 के तहत कानूनी अनुमान पर तरहीज मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जब कोई डीएनए टेस्ट पक्के तौर पर यह साबित कर देता है कि कोई पुरुष किसी बच्चे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है, बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो उसे गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया सकता, भले ही बच्चा शादी के दौरान ही पैदा हुआ क्यों न हो। इस तर्क के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चे को गुजारा भत्ता देने से मना करने में कोई गलती नहीं की गई थी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल द बिहारी लॉयर को फॉलो और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में यह जरूर मेंशन करें कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।